आपने देखा होगा अभी पीछे एक स्टडी मध्य प्रदेश से आई है कि जो मदर का फीडिंग मदर्स थी उनके दूध के अंदर यूरेनियम की परसेंटेज रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा मिली। आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि भाई यूरेनियम की कंसंट्रेशन कैसे हो सकती है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, क्योंकि जो यूरेनियम है वो हमारा फूड चेन के थ्रू, मतलब जैसे जो कंटेमिनेटेड वाटर है उससे हम अपनी फसल को इरिगेट कर रहे हैं, फसल को इरिगेट करने के बाद में आपका जो यूरेनियम कंटेंट है वो स्टेम के थ्रू आपका सीड के अंदर आ रहा है और वो ग्रेन के अंदर आने के बाद में फिर हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो साइकिल है वो हमारा डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन को भी। और आप ये सरप्राइज होंगे कि आपका जो माइक्रोप्लास्टिक्स है, अभी ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं, प्लीज़ आप तो वो ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे साथ में हैं कि आपको माइक्रोप्लास्टिक्स की प्रेजेंस है आपके ब्लड के अंदर, साल्ट के अंदर, जो हम घर के अंदर साल्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो साल्ट है ओसिन से हम नॉर्मली उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उनके अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स की प्रेजेंस है और जिसकी वजह से हमारे इंक्रीजिंग जो हेल्थ इशूज़ हैं वो हैं। तो इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत ही मतलब एक मैं कहूँगा कॉन्शियस माइंडफुल डिसीजंस की ज़रूरत है कि इंडस्ट्रीज़ खुद आगे आएँ अवेयर होके कि भाई हमें हमारे राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट करना है, इन द सेंस कि हम ना दिखाने के लिए नहीं, हम रियल सेंस में हमारा जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है इंडस्ट्री से उसको हम प्रॉपर तरीके से ट्रीट करें, व्हाट एवर कॉस्ट इट इज़ इन्वॉल्विंग, और उसकी वजह उसके बाद ही हम उसको चाहे नदी में डालना है चाहे उसको रीयूज़ करना है। तो ये एक मेजर चीज़ है जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सर ने बहुत अच्छी बातें आप बताई हैं अभी तक की, और एक बात और मैं सर देख रहा हूँ, जैसे थैंक यू सर, जैसे 10-20 साल पहले की बात कर लेते हैं, तब तक भी सिस्टम ठीक था, भूमिगत जल को पीने के पानी के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे जी, चाहे हम कुएं से पानी लेके आते थे एक समय था, या भाई जोड़ का पानी भी पीते थे, उससे पहले के लोग आपके टाइम की बातें करें तो भी। लेकिन अब क्या भूमिगत जो जल है वो पीने लायक है सर, जैसे हम बात करें तो? आप लोग इसमें ये भी कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ ना, रफन टफ रहना चाहिए आदमी को, जल जनित रोगों की दृष्टि से देखें तो। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है संजय भाई, और पहले तो इसकी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, अगर हम बात करें तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कि हर आदमी के लिए औसत पानी, जो स्वच्छ पानी की हम बात करते हैं, कितना अवेलेबल था, उसको हम बोलते हैं वो 5100 मीटर क्यूब, 5100 मीटर क्यूब पानी अवेलेबल था 1951 में, जो घट के 2021 की मैं बात करूं तो करीब 1486 हो गया था, और आज की डेट में वो 1365 मीटर क्यूब का 1000 लीटर्स है ना। तो आज की दिन जो पर कैपिटा का मतलब पर पर्सन पर एनम की जो पानी अब अवेलेबल, तो हम जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि अगर आपका पानी की अवेलेबिलिटी 1700 क्यूबिक मीटर से कम है पर एनम पर पर्सन, तो उसको हम कहेंगे कि ये एरिया वाटर स्ट्रेस्ड है। अच्छा। और अगर ये घट के आपका 1000 से नीचे चला जाता है तो हम बोलते हैं वाटर स्केर्सिटी रीजन। अभी मैं पीछे एक रिसर्च पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि भारत की जो नदियां हैं और हमारी जितनी भी जो कैचमेंट एरिया हैं, वो ज़्यादातर कैचमेंट एरिया के अंदर हमारा जो पानी का लेवल है वो ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड कैटेगरी में है। और पीछे हमारा जो नीति आयोग है उसका एक प्रोजेक्शन था, और जो कि वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम एक भारत सरकार का विभाग है, जिन्होंने एक डाटा दिया था कि 2050 तक जाते जाते हमारा जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो 1100 क्यूबिक मीटर रह जाएगी। तो हम सोच सकते हैं कि एक तो पानी की केवल हम क्वांटिटी की बात करते हैं, अवेलेबिलिटी की, उसमें भी हम लगातार स्ट्रेस होते जा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी अगर मैं बात करूं, आपने क्वालिटी की बहुत अच्छी बात की है। हो क्या रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, छोटी छोटी, एक बहुत ही छोटी सी मैं बात करूं, हम घर के अंदर मेडिसिन लेके आते हैं, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की, 5 दिन की बोली थी, हमने 3 दिन के लिए 2 दिन की छोड़ दी, और उसके बाद में हमें ये नहीं पता उसको डिस्पोज कैसे करना है, वो भी आपकी कचरे में चली गई, और उसके बाद में अल्टीमेटली वो भी आपके ग्राउंड वाटर में जा रही है। सही बात। हमारी जो जितनी भी इंसिनरेशन है, आपके जितने भी, आप एक छोटा और एग्जाम्पल लूँ, जैसे जितनी भी हमारी लैब्स हैं,
केमिस्ट्री की लैब्स हैं, चाहे आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करो, क्या उनका जो सिंक के थ्रू पानी जा रहा है उनके लिए कोई ट्रीटमेंट है आपके पास में? ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा नहीं है। नहीं है सर। तो ये जो सारे का सारा हमारा जो केमिकल एफ्लुएंट है वो जाएगा कहाँ? वो धीरे धीरे इनफिल्ट्रेट होके वो कहीं ना कहीं से तो जाएगा, जमीन में जा रहा है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ना केवल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जितने भी हमारी इन सीटू बर्निंग है सॉलिड वेस्ट से, जितनी भी हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट है उससे जो लीकेज होता है, वो सारे का सारा पानी आपका ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। तो आज के समय में अगर मैं आपको ये कह दूं कि आप कहीं भी जाओ और ज़मीन का पानी पी लो, वो गलत है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स की प्रेजेंस है वो काफ़ी बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स है। तो बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट होने की वजह का मतलब क्या है कि आपको कोई ना कोई पानी से जुड़ी हुई बीमारी हो सकती है। उसमें आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो सकता है, उसमें आपको कोलेरा भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कैंसर तक की भी तो हाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हमारा जो पानी है आज का ज़मीन के नीचे का, वो डायरेक्टली ड्रिंकिंग के लिए हम कहते हैं कि रफ एंड टफ के लिए, लेकिन हर जगह का नहीं है। आज की डेट में भी अगर आप कुरुक्षेत्र की बात करते हो, विश्वविद्यालय कैंपस की बात करते हो, तो यहाँ पे TDS लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, आप डायरेक्टली टैप वाटर ड्रिंक कर सकते हो। अच्छा। मैं केवल TDS की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये TDS लेवल कैसे? जैसे सर जैसे TDS लेवल में हम ये कह देते हैं माइक्रो सीमेंस में, हम इसको उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, माइक्रो सीमेंस में रिकॉर्ड करते हैं, वही डायरेक्ट इंडिकेटर है टोटल डिजॉल्व साल्ट्स का। अच्छा। हम ये मान के चलते हैं कि अगर TDS आपका 200 तक है तो वो ड्रिंकेबल है, उससे ज़्यादा है तो फिर आपको, जैसे आप देखते हो RO वगैरह या मतलब दूसरे, जैसे मेरे गाँव की तरफ हम बात करें तो 2,000 के आसपास भी है सर। तो 2,000 है, 4,000 है, इसका मतलब हम उसके लिए फिर हमें मतलब ये यूज़ करना पड़ेगा। एक आप कह सकते हो नेसेसरी इविल है, अगर आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि अदरवाइज जैसे फ्लोराइड कंटेंट बढ़ गया आपके अंदर, बोन्स के अंदर और टीथ के अंदर येलोनेस शुरू हो जाएगी ना। तो अगर ये जो अलग अलग साल्ट्स बढ़ते हैं वो TDS बढ़ा रहे हैं, तो अगर उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा कि हर जगह का जो भूमिगत जल है वो पीने के लायक है। अच्छा सर, जैसे अगर चोए का पानी मीठा है और चोए का पानी किस जगह पे खारा है बिल्कुल ही जी, तो दोनों में किस जगह पे ज़्यादा नुकसान दिखाई दे रहे हैं? तो संजय भाई, जहाँ पे पानी मीठा है वहाँ पे तो आप ये सर्टेनली मान के चलो कि किसान बहुत सियाना है। मैं ये कहता हूँ कि फार्मर इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट। ये बिल्कुल विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मानना पड़ेगा कि किसान, जहाँ पे भी हमारा भूमिगत जल मीठा है वहाँ पे किसान भूमिगत जल को प्रयोग करेगा और वहाँ पे अपनी फसल ग्रो करेगा। जहाँ पे पानी खारा है वहाँ पे भूमिगत जल को फार्मर नहीं यूज़ करेगा, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ज़मीन ख़राब हो जाएगी, ऊसर हो जाएगी। तो उसके लिए जहाँ जहाँ पे भी दोनों की समस्याएं अलग तरह की हैं। जो हमारा भूमिगत जल जहाँ पे भी अच्छा है वहाँ पे आपने देखा होगा और हम देख पा रहे हैं कि वाटर टेबल ऊपर आई, वाटर टेबल वहाँ पे जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे वाटर टेबल कंटिन्यूस नीचे जा रहा है। अच्छा। जहाँ पे पानी खराब है वहाँ लगातार ऊपर आ रहा है। अच्छा। क्योंकि जहाँ पे पानी अच्छा है वहाँ से तो हम ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं, तो उसका जो एनुअल रिचार्ज है वो इतना नहीं है। एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से एक और मैं शेयर कर लूँ अपने आपके दर्शकों के साथ में। जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की जो ग्राउंड वाटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आज है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि कितना पानी हम प्रयोग कर रहे हैं, वो 136% है। 136% का मतलब है कि हम साल के अंदर 100 लीटर पानी तो रिचार्ज कर रहे हैं, लेकिन 136 लीटर पानी हम निकाल रहे हैं। तो ये जितने भी फ्रेश ग्राउंड वाटर एरियाज़ हैं वहाँ पे तो हम कंटिन्यूसली हमारे ग्राउंड वाटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट 180 तक पहुँच रही है। और जो हमारे ऐसे एरिया जहाँ पे ग्राउंड वाटर की क्वालिटी पुअर है वहाँ पे हम पानी निकाल ही नहीं रहे, और वहाँ पे ये नेगेटिव में जा रहा है कि हम लगातार ऐड करते जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली संजय भाई, आप सरप्राइज होंगे जब आप गुड़गांव की बात करोगे। गुड़गांव के अंदर स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट 260 है, और जब मैं फरीदाबाद की बात करता हूँ तो वो 300 से ज़्यादा है, करीब 322 या 352 के आसपास है पॉपुलेशन का प्रेशर। तो क्योंकि वहाँ पे हमारा लगातार अर्बन कंसंट्रेशन है, नेचुरल सी बात है। अर्बन कंसंट्रेशन होगा, हम कंक्रीटाइजेशन बढ़ा रहे हैं, कंक्रीटाइजेशन बढ़ाएंगे तो आपका रिचार्ज नहीं होगा। सही बात। पानी आपको चाहिए। सबमर्सिबल्स
इतनी सारी लगी हुई है कि पता ही नहीं है किसी को। आपने वहाँ पे ये डिक्लेयर किया हुआ है कि भाई ये डार्क कैटेगरी में ओवर एक्सप्लॉइटेड है, 100% से ज़्यादा आप ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हो, लेकिन और वहाँ पे आप नया ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, फिर भी आप लोग ट्यूबवेल लगा रहे हैं, तो उस वजह से आपका लगातार प्रेशर है। तो ये एक बहुत ही इम्बेलेंसी सिचुएशन है कि हमें जो ऐसी क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारा ग्राउंड वाटर की क्वालिटी पुअर है, उनके लिए अलग मेजर्स लेने पड़ेंगे, और जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारे भूमिगत जल की पानी अच्छा है, वहाँ के लिए क्योंकि पानी लगातार नीचे जा रहा है, तो जितने भी हमें, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात आप करते हो, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हो, है ना, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। मुझे नहीं पता यहाँ पे आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि आजकल सरकार ने कंपलसरी किया हुआ है कि भाई सबके पास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। जो भी आपका जो मकान है वो 200-250 गज से ऊपर है, लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रखा है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और वो कंपलसरी भी है, तभी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अगर आप सर्वे करा के देखेंगे, उनमें से कितने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ऐसे हैं जो एक्चुअल वर्क एक्टिव मोड में, तो वो बड़ा ज़रूरी है कि हमें रियल सेंस में इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें होंगी। जब अब जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पानी का जो स्तर है वो लगातार ऊपर आ रहा है, वहाँ पे दूसरी तरह की समस्याएं हैं। सही बात है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी बातें बताई कि पानी आज के दिन हमें बचाना ज़रूरी भी है और हमारे लिए मजबूरी भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो इस संदर्भ में काफ़ी अच्छी चर्चा आपने की। मेरी एक ही गुजारिश है, प्लीज़ गो फॉर ऑडिट ऑफ इट। सही बात। मेरा ये नहीं है कि मैं किसी के ऊपर कोई एस्पर्शन डाल रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि उनको मेक देम फंक्शनल। जहाँ पे भी हमारे ये वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बने हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें हमें दोबारा से रीलुक करने की ज़रूरत है और उनको देखने की ज़रूरत है। और दूसरा, एक बहुत अच्छी स्कीम थी जो हालांकि अभी तक हम उसको बहुत बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी, जब हम छोटे थे, मुझे खुद याद है, अगर मैं अपना बचपन याद करता हूँ, तो हम जैसे पशुओं को चराने के लिए लेके जाते थे, तो खेत के अंदर जो पानी भरा हुआ होता था, हम बरसात के अंदर ऐसे करके पानी को पी लेते थे, क्योंकि उस टाइम ये था कि मैंने भी पिया है। हाँ, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्वालिटी इतनी डिग्रेड हो गई है, केमिकल्स का यूसेज इतना बढ़ गया है, तो हमें बड़ा कॉन्शियस डिसीजन सब आने वाले समय में लेने पड़ेंगे। जो मैं आपसे बात कर रहा था, किसी एक संस्था में मैं गया, उस संस्था के अंदर 5-6 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बने हुए थे, और वो मुझे कहने लगे, कहते हैं सर ये तो हमारे सफ़ेद हाथी बन के खड़े हो गए हैं जी, कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि यहाँ से जो पानी का है नहीं ये रिचार्ज हो जाए। तो मैंने उनको एक बात सजेस्ट की कि ये ना क्लॉगिंग हो जाती है ना, जो हमारा सिल्ट है ऊपर वो जमा हो जाता है, या उनके अंदर कोई स्ट्रक्चरल दिक्कत होती है कि उनको जिस तरह से बनाना था, कहाँ पे पेबल्स डालने हैं, कहाँ पे ग्रेवल्स डालने हैं, कहाँ पे वो छोटी छोटी आपकी कंक्रीट डालनी है, उनकी जो लेयरिंग हमें करनी होती है, कई बार वो लेयरिंग परफेक्ट नहीं होती है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। यहाँ पर भी ये स्ट्रक्चर्स हों, उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए। और जो भी हमारे खास तौर पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए देयर मस्ट बी ए वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्चर्स कि वो जो एफ्लुएंट को नदियों के अंदर जो जा रहा है, अगर हम वहाँ पर ट्रीट कर लेते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स को हमें चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। पिछले कुछ सालों से जो मैं इस क्षेत्र में करीब 36 साल मुझे होने जा रहे हैं इस क्षेत्र में काम करते हुए, बड़ा लंबा समय हो जाता है कि जो आपका रिमोट सेंसिंग, GIS, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी और ख़ासतौर पे वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो जितना भी मैं अब तक अपने अनुभव के आधार पर हासिल कर पाए। डॉक्टर BS चौधरी जी, आप हरसेक में भी रहे हैं, और जिस तरीके से आपका जो एजुकेशन का जिस तरीके जो सफ़र रहा है ना, वो बड़ा शानदार रहा है। यानी कि भी कहीं पे फर्स्ट, कहीं पे सेकंड, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, किसी भी तरीके से, चाहे वहाँ पहली पोस्टिंग हो, चाहे डिपार्टमेंट शुरुआत, तो पहले बैच के हों। कई बार ऐसे कोइंसिडेंस आपके साथ हुए हैं, जैसे कि आप बता रहे थे मुझे। तो मुझे ये और बताइए कि आपके सुपरविज़न में कितनी PhD कर चुके हैं शोधार्थी, जो थोड़ा सा बताएं। संजय भाई, मेरे साथ में मैंने 2004 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया था, और उससे पहले मेरे जो अगर कैरियर की शुरुआत की मैं बात करूँ तो 1990 में मैंने हरसैक में एज ए सहायक वैज्ञानिक बोलते हैं भूभौतिकी एवं भू विज्ञान, तो उसके तौर पे ज्वाइन किया था। 14 साल का मेरा जो कैरियर है वो हिसार में रहा, जिसमें से 3 साल में जर्मनी लगा के आया था। अच्छा। जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विसेज। तो उसमें जो हम, क्योंकि मैं रिमोट सेंसिंग के एरिया में काम कर रहा था, तो उस टाइम पे इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1C छोड़ा गया था। तो हमारे माइंड में यह था कि भाई जब मैं डार्ट फेलोशिप बोलते हैं उसको, जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विसेज, वो फेलोशिप रिसर्च के लिए मुझे अवार्ड हुआ था, और
यूनिवर्सिटी फ्राइबर्ग जर्मनी में। उस टाइम की जो यूरोप के अंदर यंगेस्ट प्रोफेसर थी डॉक्टर बारबरा कॉक, उन प्रोफेसर के साथ मुझे काम करने का, शी वाज वन ऑफ द यंगेस्ट लेडी प्रोफेसर एट दैट टाइम, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। और हमने जो भारतीय उपग्रह का जो IRS-1C डाटा था उसको यूज़ करके जो फॉरेस्ट एरिया है उसका जो क्वांटिफिकेशन करना है और उसके साथ साथ में उस एरिया की लैंड यूज लैंड कवर मैपिंग करनी है, उसके ऊपर मुझे काम करने का मौका उस समय मिला था। 2004 में मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शिफ्ट किया, मैंने ज्वाइन किया। और उसके बाद में अभी जैसा संजय भाई ने बताया कि मैं वरिष्ठ प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष के तौर पे अपनी जिम्मेवारियां संभाल रहा हूं। तो मेरे साथ में 14 जो विद्यार्थी हैं उन्होंने अभी तक अपना शोध कार्य संपन्न किया है। एग्रीकल्चर जो रिवोल्यूशन एक तरीके से आया और उसके बाद भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जिस तरीके से बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन भी एक तरीके से बहुत रैपिडली स्पीड से हम कह रहे हैं ग्रो कर रहे हैं जी। हम पानी की बात कर रहे हैं तो देखो 2 तरीके से प्रभावित कर रही हैं। जो सबसे पहला कारण है, जैसा कि हम देखते हैं ओवरऑल अगर मैं ग्लोबल एवरेज की बात करूं तो करीब 23% के आसपास जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो इंडस्ट्री में है, 8% आपकी डोमेस्टिक में और बाकी जो है आपकी वो एग्रीकल्चर में है। अच्छा। इंडिया में जो मैंने फिगर बताया था वो है 80% के आसपास हम एग्रीकल्चर में भूमिगत जल का यूज़ कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री में समय के साथ में एक चीज़ तो हमें देखने को मिली है कि इंडस्ट्री का जो दोहन है वो लगातार बढ़ा है। अच्छा। बढ़ने के साथ साथ में जो गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस और जोर इस बात के ऊपर डाला कि द इंडस्ट्रीज हैज़ टू मूव टुवर्ड्स द जीरो डिस्चार्ज। जीरो डिस्चार्ज का मतलब है कि जीरो सॉलिड डिस्चार्ज एज वेल एज जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। तो आपको ये तो पक्की बात है कि इंडस्ट्रीज़ का एक मेजर शेयर वो वाटर का कंज्यूम कर रही हैं और ग्राउंड वाटर में स्पेसिफिकली स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में जो इंडस्ट्रीज़ ने अब क्या है कि वाटर को रीयूज़ करने के लिए, अच्छा। जीरो डिस्चार्ज का मतलब है कि जो भी वहाँ से वाटर निकल रहा है जो एक तरह से पॉल्यूटेड वाटर है उसको वो ट्रीट करेंगे और ट्रीट करने के बाद में उसको दोबारा से यूज़ करेंगे, चाहे वो गार्डनिंग में यूज़ करें, ऑर्चर्ड्स में यूज़ करें, एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड करें, कैसे भी प्रोवाइड करें। सिटीज़ के अंदर भी आप देखेंगे कि हमारे जो म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो काफ़ी मिलेंगे। लेकिन हम इस चीज़ से भी वाकिफ़ हैं कि आज हम नमामि गंगे की बात करते हैं या यमुना क्लीनिंग की बात करते हैं या नमामि नर्मदे की बात करते हैं, लेकिन हम जो बेसिक सोर्स है उसको भूल जाते हैं। और वो बेसिक सोर्स क्या है कि भाई हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो डायरेक्टली मतलब आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो लगा लिए लेकिन वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एफिशिएंटली काम कर रहा है कि नहीं जिस पर्पज़ के लिए उसको लगाया गया है। बिल्कुल सर। तो अगर वो नहीं कर रहा दैट मीन्स कि वो पॉल्यूटेड वाटर आपके नदी में जा रहा है और नदी में जाने का मतलब वो डायरेक्टली नदी के पानी को पॉल्यूट कर रहा है और नदी का पानी ही रिचार्ज के लिए ग्राउंड वाटर में जा रहा है और वो ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। गिरते हुए भूजल स्तर पर डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी। डॉक्टर BS चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई।